तो ये अपना जो थर्ड लेक्चर है, इसमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं पॉइंट अपना। जो 2 लेक्चर हो चुके थे उसके बाद से ही कंटिन्यू करते हैं, ये थर्ड लेक्चर होगा। कह रहा कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एमआरआई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया, न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया था, जितेंद्र सिंह ने किया है इसको लॉन्च। एमआरआई को किसने लॉन्च किया? जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में लॉन्च किया है। फिर एमआरआई में रेडियो वेव्स का डिफरेंस पूछा जाता है कि सीटी स्कैन जो होता है उसमें एक्सरेज का यूज़ किया जाता है, और एमआरआई में रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है, यही डिफरेंस होता है। तो इसलिए एमआरआई जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है ह्यूमन बींग्स के लिए। सिटी स्कैन में क्या होता है, एक्सरेज का यूज़ किया जाता है। सिटी स्कैन की अगर फुल फॉर्म देखी जाए तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी होती है। अब क्या होता है, यूएस T20 मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण न्यूयॉर्क ने जीता है, जिसमें टोटल कितनी टीमें थी? तो 6 टीमें थी। इसमें टोटल टीम कितनी थी? US 20 मेजर लीग क्रिकेट में पहला संस्करण जो हुआ था न्यूयॉर्क ने जीता, इसमें टोटल टीम थी 6। और एमआई न्यूयॉर्क के मालिक कौन है? तो रिलायंस इंडस्ट्री विंस है, रिलायंस इंडस्ट्रियल विंस है। रिलायंस इंडस्ट्रियल विंस क्या है? इसके मालिक हैं। किसके? एमआई न्यूयॉर्क के मालिक हैं। ये अंडरलाइन कर देंगे यहाँ से। तो उसके बाद 1 अगस्त को जो है मुस्लिम महिला विभाजन दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन इस बार यूपी ARO के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 1 अगस्त को कौन सा डे मनाया जाता है? तो मुस्लिम महिला विभाजन दिवस मनाया जाता है। और लंग्स कैंसर डे भी 1 अगस्त को ही मनाया जाता है। और इसके साथ में ही WW जो है डे, ये भी 1 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये क्या करते हैं, मैंने तीनों पॉइंट एक साथ में कलेक्ट कर दिए हैं। मुस्लिम महिला विभाजन दिवस, लंग्स कैंसर डे, और जो WW वर्ल्ड वाइड वेब जो डे मनाया जाता है वो भी 1 अगस्त को ही मनाया जाता है। तो 1989 में इसको डेवलप किया गया था। किसने? टिम बर्नर्स ली और इंटरनेट की शुरुआत की थी। ठीक है, फिर यहाँ से आ जाते हैं, ये जो पॉइंट हम लोग के छूट गए हैं। रेडियो वेव्स का यूज़ कहाँ किया जाता है? सॉरी, यहाँ से अभी रिसेंटली जो जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च किया गया है, तो किस स्टेट ने लॉन्च किया है? ये आपका मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है कौन सा? जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च किया है। इसका मेन पर्पस क्या है? ये जो एडल्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी उनका उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम से एडल्ट को अवेयर कराता है। और ये किसने लॉन्च किया है? तो मासी ऐप है एक, NCPCR ने लॉन्च किया है। मासी ऐप NCPCR ने जस्ट आस्क चैटबॉट मध्य प्रदेश में शुरू किया गया, एडल्ट की जो भी प्रॉब्लम रिलेटेड होती हैं उनसे एडल्ट को अवेयर करने के लिए। और ये क्या करता है? ध्रुव को दृष्टि में कन्वर्ट करता है, दृष्टि को ध्रुव में अगेन कन्वर्ट कर देता है। फिर अभय के बुक के लेखक कौन है? तो ये नालंदा है। अभय के एज इट इज बुक का नाम पूछ लेंगे। अभय बुक के लेखक कौन है? तो ये नालंदा है। फिर मानसून मेडागास्कर से श्रीनगर मॉनिटरिंग ऐप, मानसून जो है वो कहाँ से जाता है? मेडागास्कर से श्रीनगर। मानसून जो है किस साइड में जाता है? मेडागास्कर से श्रीनगर, श्रीनगर के लिए जाता है। यानी मानसून मेडागास्कर से स्टार्ट होता है और श्रीनगर की तरफ जाता है। फिर मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन, इस वाले पॉइंट को अभी स्किप कर देना है, मैं बता दूंगा कहाँ से इसको ऐड करना है। पहले इस पे देख लेते हैं। जो अभय अभय के बुक के लेखक हैं नालंदा, इन्होंने क्या लिखा है बुक में? अपने मित्र, प्रिय मित्र के लिए संदेश। क्या लिखा है? अपने प्रिय मित्र के लिए संदेश, जो कि अभय के बुक किसने लिखी है? नालंदा ने लिखी है। GF मतलब ग्लोबल फॉर्चून 500 लिस्ट में सीट्स पे कौन रहा है? तो अमेरिका की वालमार्ट कंपनी रही है। और भारत की कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्री, जो कि 88 रैंक पे रही है। और ये डेटा है 2024 का। ये डेटा कब का है? 2024 का। आपको अपडेट कर लेना है अकॉर्डिंग टू 2025। तो अगर बात की जाए अकॉर्डिंग टू 2024, वालमार्ट को शीर्ष, मतलब अमेरिका की कंपनी है वालमार्ट, उसे शीर्ष स्थान मिला है। रिलायंस की जो इंडस्ट्री है, भारत की जो रिलायंस इंडस्ट्री है, इसको 88 रैंक मिली है। आदि पेरक्कू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? एक तो ये मानसून के दौरान मनाया जाता है और तमिलनाडु में ये सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा? आदि पेरक्कू तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। कब? ड्यूरिंग मानसून।
फिर स्टेटमेंट है कि टोटल नवरत्न कंपनियां कितनी हो गई हैं, तो टोटल नवरत्न कंपनियां हो गई हैं आपकी 14, जिसमें ओएनजीसी विदेश पहले मिनी रत्न कंपनी थी। कौन सी? ओएनजीसी पहले मिनी रत्न कंपनी थी, अब वो किस में शामिल हो गई है? तो नवरत्न कंपनी में शामिल हो गई है। नवरत्न कंपनियां टोटल कितनी हैं? तो 14 है। और महारत्न कंपनियां 13। तो महारत्न कंपनी की बात करें तो 13 महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? आईओएल बनी है। कौन सी बनी है? आईओएल, ऑयल इंडिया लिमिटेड 13वीं महानवरत्न महारत्न कंपनी बनी है। पहला ग्लोबल प्लास्टिक, तो 12वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? आरईसी, जिसे हम लोग रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं। अब ये आपको सीक्वेंस में एज इट इज याद रखनी पड़ेगी, मैं स्लाइड ऐड करके बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे अगर 12वीं कंपनी की बात करते हैं, वो भी बन गई है कौन सी? महारत्न कंपनी बनी है 12वीं, तो बनी है आरईसी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, लिखने में थोड़ा इशू हो रहा है, देखता हूँ मैं ट्राई करके अगेन। हाँ, लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसको देख लीजिएगा थोड़ा। मैं फिर भी आपको जो है वर्बली बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है, अगर 12th महारत्न कंपनी की बात करेगा तो बनी है आरईसी, 13 की बात करेंगे तो बनी है ओएनजीसी, और अगर 14 की बात करते हैं तो ये बनी है ओएनजीसी। फिर यहाँ की बात होती है, बीडीएल ने आकाश मिसाइल का सफल फ्रीक्वेंसी सीकर किसको दिया है? तो डीआरडीओ को दिया है। डीआरडीओ को दिया है। किसको दिया है? डीआरडीओ को। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने आकाश मिसाइल का पहला फ्रीक्वेंसी सीकर भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किसको दिया है? डीआरडीओ को दिया है। यह नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम होगा। ये क्या होगा? नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम होगा। और बीडीएल को किसने डिजाइन किया? तो माधव राव ने इसको डिजाइन किया है। बीडीएल को डिजाइन किया माधव राव ने। CSIR प्लस NAL ने जलदोस्त एयरबोट लॉन्च किया है। कहाँ लॉन्च किया? बेंगलोर में लॉन्च किया है। बेंगलोर में लॉन्च किया है। पूछा जाएगा जलदोस्त एयरबोट सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो CSIR और NAL के संयुक्त कार्यक्रम से इसको लॉन्च किया गया। और कहाँ पे लॉन्च किया? तो ये बेंगलोर में लॉन्च किया है इसको। 1942 में नया सवेरा योजना 2017 अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। कब, किसके द्वारा शुरू की गई? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा 1942 में नया सवेरा योजना शुरू की गई, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा। इसका पर्पज क्या था? माइनॉरिटीज की स्किल्स को डेवलप करना, माइनॉरिटीज की स्किल को एनहेंस करना। ठीक है, तो ये जलदोस्त ऐप, पहली बात तो ये कि जलदोस्त ऐप जो एयरबोट ऐप है किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया CSIR और NAL ने। फिर कहाँ पे लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया बेंगलोर में। फिर इसके बाद बात होती है 1942 में जो नया सवेरा योजना 2017 में शुरू की गई थी। इसका टारगेट क्या है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने इसको शुरू किया था माइनॉरिटी की स्किल्स को डेवलप करने के लिए। भारत में पहली बार हिमालय का प्रजनन कहाँ हुआ? हिमालय का प्रजनन असम में हुआ। हिमालय का प्रजनन कहाँ हुआ? भारत में पहली बार हिमालय। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट होगा, आई थिंक थोड़ा सा मैंने स्किप कर दिया है। तो प्रजनन की बात आए, हिमालय जैसे ही कोई वर्ड मिले तो वहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आपका प्रजनन हो जाएगा। ऑल्दो मैं इसको जो है करेक्ट करवा दूंगा, अभी मैं जब क्लास ऑफ होगी उसके बाद मैं सर्च करके इसको देख लूंगा। हिमालय डैश का प्रजनन कहाँ पे हुआ? तो असम में हुआ। दुनिया में सबसे पहली बार फ्रांस में हुआ था। इसका सबसे पहले प्रजनन कहाँ हुआ था? तो दुनिया में सबसे पहले फ्रांस में हुआ था। ठीक है, अब लेकिन अब रिसेंटली कहाँ पे हुआ इसका प्रजनन? तो इंडिया में असम में हुआ है। पहले कैबिनेट सचिव कौन थे? NR पिल्लई। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में कैबिनेट सचिव आपके राजीव गौबा जी हैं। कौन है? राजीव गौबा जी हैं। और पहले की बात करते हैं तो पहले कौन थे? NR पिल्लई थे। पहले कौन थे राज्य कैबिनेट सचिव? तो ये आपके थे पिल्लई, NR पिल्लई नाम है इनका। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, जिनका कार्यकाल, राजीव गौबा का कार्यकाल 2024 का ये डेटा है, तो आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा मैच करके कि रिसेंटली कौन कैबिनेट सचिव बने हैं। हालांकि पहले जो बने हैं वो कौन थे? पहले बने थे NR पिल्लई। नेक्स्ट है कि नासा ने X-59 का नाम क्या रख दिया है? नासा ने X-59 का नाम सन ऑफ आर्म रख दिया है। आर्म की फुल फॉर्म क्या होती है? आर्ट लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन। यहाँ पे बात हो रही है, नासा ने जो X-59 का नाम क्या रखा है? सन ऑफ कॉनराड रख दिया है। नासा ने किसका नाम रख दिया है? X-59 का नाम क्या रख दिया है? सन ऑफ कॉनराड।
और आर्म की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी जा सकती है तो आर्ट लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन होती है, ठीक है। आर्म्स लिंक मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन लिमिटेड को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना शुरू की गई। राष्ट्रीय वयोश्री योजना कहाँ पे शुरू की गई? तो ये आपके जो एमएच लिखा है इसका मतलब है महाराष्ट्र में। तो ये सिनॉप्सिस का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज जितनी लेंथी हो आप उसको कितने शॉर्ट्स में कर पाते हो ना, ताकि आपका एक स्टेन हॉल सिनेरियो में क्या हो पाए, रिवीजन हो पाए, है ना। तो मैंने ऐसे डिजाइन किया है, जो एमएच लिख दिया, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो वयोश्री जो योजना है वो कहाँ शुरू की गई? महाराष्ट्र में शुरू की गई है। फिर उसके बाद आर्म की फुल फॉर्म ALM, आर्म की फुल फॉर्म आर्ट लिम मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन लिमिटेड को सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ओबीसी स्थापित किया गया। सॉरी, ओबीसी मैंने यहाँ पे, मैं इसको स्किप करके क्या एक बारी और रीड कर रहा यहाँ से कि आर्म की फुल फॉर्म क्या है? ALM की आर्ट ऑफ लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कार्बन कारपोरेशन लिमिटेड को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। पहला तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट था आपका वयोश्री योजना कहाँ शुरू की गई? तो मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे आ रहे हैं कि ओबीसी उप वर्गीकरण की स्थापना 2017 में की गई। ओबीसी जो सब कैटेगरी थी उसकी स्थापना 2017 में शुरू की गई थी। कहाँ? कलकत्ता में। और उसके लिए आयोग कौन सा बना था? तो रोहिणी आयोग बना था। ये बात आपको याद रखनी है। कौन सा आयोग बना था? रोहिणी आयोग बना था। और ये जो ओबीसी सब कैटेगरी वाला है ये कब आया था? आर्टिकल 340 में है ये। फिर इसके बाद बात करते हैं ओशियन शील्ड एक्सरसाइज, ये किसने शुरू की है? तो ये रशिया ने बाल्टिक सागर में किया है। कौन सी एक्सरसाइज की है? तो एक्सरसाइज की है ओशियन शील्ड एक्सरसाइज। रशिया ने कहाँ की है? बाल्टिक सागर में। अब बाल्टिक देश कौन कौन से है? लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। तो लातविया की अगर राजधानी पूछेगा तो वो रीगा है। लिथुआनिया और एस्टोनिया की आप लोग एक बारी कमेंट में मुझे करके बताइए कि इनकी राजधानी क्या है। लातविया की रीगा मैंने बता दी, लिथुआनिया और एस्टोनिया ये क्या है? 3 कंट्री जो है बाल्टिक कंट्री हैं, जहाँ पे अभी रिसेंटली क्या किया है? ओशियन शील्ड एक्सरसाइज रशिया ने की है। अब आपको बाल्टिक देश जो मैंने बताए हैं, लातविया की राजधानी बता दी है रीगा, लिथुआनिया और एस्टोनिया की आपको बतानी है। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे कि भारत ने डॉर्नियर 22 विमान कहाँ से खरीदा? तो ये फ्रेंच गुयाना से खरीदा है। कौन सा? डॉर्नियर 2 विमान खरीदा है कहाँ से? फ्रेंच गुयाना से खरीदा है डॉर्नियर 22। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना किसने की है? तो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना WHO ने गुजरात में की है। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना WHO ने गुजरात में की है। नेहरू कप का संबंध अगर पूछा जाएगा तो वो आपका है फुटबॉल से। नेहरू ट्रॉफी बात होती है अगर ट्रॉफी की तो वो है बूट रेसिंग से। नेहरू ट्रॉफी रिलेटेड है बूट रेसिंग से, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। और नेहरू ट्रॉफी की बात होती है तो आपको बूटिंग लगाना पड़ेगा, यानी बूट रेसिंग लगाना पड़ेगा। और कप की बात होगी तो वो आपका फुटबॉल से रिलेटेड है, नेहरू कप। फिर 13 अगस्त को अंगदान डे मनाया जाता है। कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? 13 अगस्त को अंगदान डे सेलिब्रेट किया जाता है। नई रोशनी योजना कब शुरू की गई थी? तो 2017 में शुरू की गई थी। और ये किसने शुरू की थी? तो अल्पसंख्यक महिलाओं का विकास करना इसका क्या था? टारगेट था। अल्पसंख्यक महिलाओं का विकास करना इसका टारगेट था। किसका? नई रोशनी योजना, जो कि कब शुरू की गई थी? 2017 में स्टार्ट किया गया। इसके बाद अपना स्टेटमेंट है यूपी का फर्स्ट आदिवासी संग्रहालय कहाँ बना? तो ये बलरामपुर में बना। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ऑफ दिस लेक्चर। यूपी का फर्स्ट आदिवासी संग्रहालय कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है आपका बलरामपुर में। किसके लिए? कौन सी जाति के लिए? तो ये थारू जो कि ST जनजाति है उसकी जानकारी के लिए यूपी में थारू ST की जानकारी है दी जाएगी। इसमें थारू ST जानकारी है। अब क्या है? ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ये कब शुरू किया गया था? 2011 में शुरू किया गया था। और कहाँ से शुरू किया गया था? राजस्थान के बांसवाड़ा से इसको शुरू किया गया था, वर्ल्ड बैंक की हेल्प से। राष्ट्रीय आजीविका मिशन किसकी हेल्प से शुरू किया गया था? वर्ल्ड बैंक की हेल्प से। कहाँ शुरू किया गया था? राजस्थान के बांसवाड़ा में 2011 में शुरू किया गया था इसको। अब ग्रीन हाउस गैसेस का घटता हुआ क्रम, ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। तो क्या है, सभी लोग इसको अपने फ्रेंड्स तक अच्छे से शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम लोग वीडियो का
लाभ उठा पाए। ये क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं उनका घटता हुआ क्रम, यानी सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस के गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो वो आपकी है CO2, उसके बाद CH4, CFC एंड देन N2O, जिसे नाइट्रस डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, NH4 सॉरी CH4, CFC एंड CNO2, मैंने C गलत बोल दिया, यहाँ पे N2O होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं, कर्नाटक में नेशनल कांग्रेस मिशन का कोई प्रभाव नहीं है, यानी NCM का कोई प्रभाव नहीं है। असहयोग आंदोलन की पुष्टि INC ने कब की थी, तो असहयोग आंदोलन की पुष्टि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1920 में नागपुर अधिवेशन में की थी। असहयोग आंदोलन की पुष्टि 1920 में NIC ने कब की थी या INC ने कब की थी, तो ये की थी 1920 के अधिवेशन में नागपुर में। असहयोग आंदोलन कहाँ कहाँ प्रभावी रहा, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में ये प्रभावी रहा, लेकिन कर्नाटक में ये प्रभावी नहीं हो पाया था। असहयोग आंदोलन कर्नाटक में प्रभावी नहीं हो पाया था, ठीक है। ये पॉइंट आपको एज इट इज याद कर लेने हैं, जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे सर्किल किए हुए हैं। तो असहयोग आंदोलन की पुष्टि 1920 में नागपुर के अधिवेशन में की गई थी, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल भी प्रभावी रहे थे, लेकिन कर्नाटक को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा था। फिर इसके बाद बात कर लें डार्लिंग सीरीज। डार्लिंग सीरीज ये कहाँ पे है आपकी, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। यहाँ पे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बनाता है, तो क्वेश्चन दे देता है कि उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे हम लोग क्या क्या पिक कर लेना है, डार्लिंग सीरीज पड़ती है दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पड़ती है डार्लिंग सीरीज, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में। और यहीं पे क्या मिलता है, गोल्ड टिन का खनन सबसे ज्यादा होता है। न्यू साउथ वेल्स के गवर्नर जनरल कौन, इसका नाम किस पे रखा गया, रॉल्फ डार्लिंग के नाम पे रखा गया है, जो कि न्यू साउथ वेल्स के गवर्नर जनरल उस टाइम पे हुआ करते थे। न्यू साउथ वेल्स के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनके नाम पर ही इसका नाम क्या रखा गया है, रॉल्फ डार्लिंग के नाम पे डार्लिंग सीरीज नाम रखा गया, जो कि दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। यहाँ से गोल्ड का प्रोडक्शन होता है और टिन का खनन होता है। फिर स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी कौन सी है, तो फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। फ्री प्रेस ऑफ इंडिया 1920 में बनी थी। कौन सी राष्ट्रीय पहली न्यूज एजेंसी, पहली राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी स्वतंत्र भारत की कौन सी है, तो स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी फ्री प्रेस ऑफ इंडिया है। पहली न्यूज एजेंसी जिसके हेड और ऑपरेटर इंडियंस थे, कौन सी है वो, फ्री प्रेस ऑफ इंडिया थी। नेक्स्ट आते हैं आर्थिक लगान। ये क्या होता है, भूमि के उपयोग के बदले मणिग्राम प्राचीन सॉरी वो अलग स्टेटमेंट है। आदि मणिग्राम वाला जो मैं रीड कर रहा हूँ, एक्चुअली ये वाला स्टेटमेंट है, यहाँ से मैं इस पे सर्किल लाइन कर दे रहा हूँ। भूमि के उपयोग के बदले किया गया भुगतान, क्या होता है, भूमि के उपयोग के बदले किया गया भुगतान को हम लोग आर्थिक लगान के नाम से जानते हैं। और पहली राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी अगर स्वतंत्र भारत की बात करते हैं तो फ्री प्रेस ऑफ इंडिया थी। पहली न्यूज एजेंसी जिसके हेड और ऑपरेटर कौन थे, इंडियंस थे। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। इसके बाद यहाँ पे मणिग्राम, तो मणिग्राम क्या हुआ करता था प्राचीन भारत में, ये जो दिया है आपका मणिग्राम, ये मणिग्राम क्या होता है, प्राचीन भारत में व्यापारियों का एक निगम था जिसे हम लोग मणिग्राम के नाम से जानते हैं। हिंद महासागर की धाराओं में परिवर्तन इंडियन ओशियन की मानसूनी प्रवाह के कारण होता है। अगर बात करते हैं हिंद महासागर की धाराओं में परिवर्तन क्यों होता है, तो वो होता है आपका इंडियन ओशियन मानसूनी प्रवाह के कारण। इंडियन ओशियन में मानसूनी प्रवाह के कारण हिंद महासागर की धाराओं में क्या हो जाता है, चेंजेस देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं एम्बर बॉक्स क्या होता है, तो इसमें डिस्टॉर्शन होता है इंटरनेशनल लेवल पे। इसके बाद बात करते हैं एम्बर बॉक्स सब्सिडी। एम्बर बॉक्स सब्सिडी क्या होती है, इसमें आपको डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है, और ये सब्सिडी किस फील्ड में दी जाती है, तो इरिगेशन के लिए दी जा सकती है। इरिगेशन के लिए जैसे लाइट है, सीड है और फर्टिलाइजर, तो इनके लिए ये सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है इरिगेशन सेक्टर में, मतलब एग्रीकल्चर के पर्पज से इसमें सब्सिडी दी जाती है, किसमें, एम्बर बॉक्स में। और एग्रीकल्चर में भी किसके लिए,
इरिगेशन के लिए, लाइट के लिए, सीड्स और फर्टिलाइजर के लिए एम्बर बॉक्स सब्सिडी दी जाती है। इसमें डिस्टॉर्शन भी होता है कि कैसा होता है, इंटरनेशनल लेवल पे ये दी जाती है, इसमें डिस्टॉर्शन भी होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। अब एम्बर बॉक्स के बाद क्या आती है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी किसके लिए, इसमें क्या होता है, नो डिस्टॉर्शन, नॉट एनी डिस्टॉर्शन, इसमें कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होता है। और इसके लिए रूरल फंडिंग दी जाती है जो कि कंजर्वेशन के लिए दी जाती है, और इन्वायरमेंट प्रोग्राम तथा इंस्पेक्शन प्रोग्राम चलाए जाते हैं। किसके थ्रू, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के थ्रू क्या चलाए जाते हैं, रूरल फंडिंग, कंजर्वेशन और इन्वायरमेंट तथा इंस्पेक्शन प्रोग्राम चलाए जाते हैं। और जो आपकी एम्बर बॉक्स सब्सिडी थी वो जो है इंटरनेशनल लेवल पे दी जाती थी, उसमें डिस्टॉर्शन होता था, इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता। उसमें क्या होता था कि सीड्स के लिए, इरिगेशन के लिए और फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडी दी जा सकती थी। और इसमें क्या होता है, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट प्रोग्राम और इंस्पेक्शन प्रोग्राम अगर चलाने हैं तो उसके लिए ग्रीन बॉक्स सब्सिडी दी जाती है। फिर उसके बाद आती है अपनी ब्लू बॉक्स सब्सिडी। इसमें डिस्टॉर्शन होता है बट उसकी कंपेयर में कम होता है, डिस्टॉर्शन जो है वो कम डिस्टॉर्शन होता है। इसमें डिस्टॉर्शन जो है वो एम्बर बॉक्स सब्सिडी से कम थोड़ा डिस्टॉर्शन होता है ब्लू बॉक्स सब्सिडी में। इसमें क्या होता है, ये जो ब्लू बॉक्स सब्सिडी है किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए दे दिया, किसी एक पर्टिकुलर मतलब आइटम के लिए ये सब्सिडी दी जाती है। कौन सी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी। तो गैर उत्पाद जैसे कि उर्वरक, बिजली, कीटनाशक, इनके लिए भी ये दी जा सकती है और गैर उत्पादों के लिए भी ये दी जा सकती है। किसी एक विशिष्ट उत्पाद के लिए ब्लू बॉक्स सब्सिडी जैसे गेहूं हो गया दे दी। ऐसे ही गैर उत्पाद के लिए जैसे उर्वरक यानी फर्टिलाइजर, बिजली या फिर कीटनाशक के लिए भी दी जा सकती है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। नेक्स्ट आता है स्टार टर्टल। ये क्या है, स्टार टर्टल लुप्त प्राय प्रजाति है जिसको हम लोग जियो चेलोन एलिंगेज के नाम से भी जानते हैं। और बंगाल छिपकली 1972 में इसको शेड्यूल सेक्शन में रखा गया, सेक्शन 1 में रखा गया है। 1972 के सेक्शन 1 में रखा गया किसको, बंगाल छिपकली को 1972 के सेक्शन 1 में रखा गया। ऐसे स्टार टर्टल जो कि लुप्त प्राय हो गया जिसको हम लोग जियो चेलोन एलिंगेज के नाम से जानते हैं, जियो चेलोन एलिंगेज के नाम से जानते हैं, जियो चेलोन एलिंगेज। किसका नाम है, स्टार टर्टल का नाम है जो कि लुप्त प्राय है। राफेल को इंडिया के अंबाला एयरपोर्ट ने अपनी जगह दी है, यानी राफेल जो अपना लड़ाकू विमान है उसको किस प्लेटफॉर्म पे जगह दी गई, तो अंबाला एयरपोर्ट पे। कहाँ, अंबाला एयरपोर्ट पे किसको उतारा गया, तो राफेल, इंडिया का जो कि राफेल फ्रांस ने इंडिया ने फ्रांस से परचेज किया था राफेल, जो कि अंबाला के एयरपोर्ट पर अपनी जगह बनाएगा। और बंगाल छिपकली जिसको 1972 के सेक्शन 1 में रखा गया है। वामन सुअर पेरुका सल्वानिया, इसका नाम क्या है, वामन सुअर का नाम है पेरुका सल्वानिया। ये भी 1972 के सेक्शन 1 में इसको भी रखा गया है। इनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं जैसे पेरुका सल्वानिया, तो ये वामन सुअर का नाम है। और बात करते हैं अगर लुप्त प्राय जियो चेलोन एलिंगेज, तो ये क्या है, स्टार टर्टल का नाम है। और वामन सुअर को कहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया है, तो असम में इसको प्रोटेक्ट किया गया है क्योंकि ये भी जो है वो लुप्त प्राय है, यानी खत्म होने की कगार पे है, लुप्त प्राय है। स्पाइडर वार्नर ये भी लुप्त प्राय है। ये कहाँ देखा गया, आपके यूएसए में देखा गया। स्पाइडर वार्नर कहाँ देखा गया है, यूएसए में देखा गया है। तो एक बारी यहाँ से फिर से रिवाइज कर लेते हैं ब्लू बॉक्स सब्सिडी से। ब्लू बॉक्स सब्सिडी में एज कम्पेयर टू एम्बर बॉक्स कम डिस्टॉर्शन होता है, लेकिन ये किसी एक पार्टिकुलर आइटम के लिए दी जा सकती है। लाइक गैर उत्पाद के लिए भी दी जा सकती है, जैसे उर्वरक हो गया, कीटनाशक और बिजली हो गई। स्टार टर्टल को हम लोग लुप्त प्राय के नाम से जानते हैं और स्टार टर्टल का क्या नाम है, जियो चेलोन एलिंगेज। स्टार टर्टल का क्या नाम है, जियो चेलोन एलिंगेज। बंगाल की छिपकली को 1972 के सेक्शन 1 में रखा गया है। वामन सुअर का नाम क्या है, पेरुका सल्वानिया, जिसे 1972 में सेक्शन 1 की कैटेगरी के तहत प्रोटेक्ट किया गया है असम में, क्योंकि ये लुप्त प्राय है। फिर इसके बाद आता है लुप्त प्राय वानर, जिसे हम लोग स्पाइडर वानर के नाम से जानते हैं। इसको यूएसए में देखा गया है। इसको कहाँ देखा गया है, तो यूएसए में देखा गया है। फिर इसके बाद आती है पीएम कुसुम योजना। ये कब स्टार्ट की गई थी, तो 2019 में इसको स्टार्ट किया गया पीएम कुसुम योजना को। इसका पर्पज क्या है, पीएम कुसुम योजना का पर्पज क्या है, किसानों की डीजल, केरोसिन और
किसानों की डीजल कैरोसिन और लाइट की निर्भरता को कम करके पंपिंग सेट ऊर्जा से जुड़ना है, यानी मैक्सिमम जो है उनको पंपिंग सेट से जोड़ दिया जाए। ये इसका पर्पज है, ताकि उन लोगों की कैरोसिन जो तेल है और लाइट की निर्भरता है उसको समाप्त किया जाए, यानी पंपिंग सेट से ज़्यादा लोगों को जोड़ दिया जाए और एनर्जी उससे लोग प्रोवाइड कर पाएँ, लोगों को एनर्जी प्रोवाइड की जा सके। पीएम कुसुम योजना 2019 के तहत। तो स्पाइडर वार्नर आपका कहाँ मिला? यूएसए में मिला है। और यहाँ से बात करते हैं, फिर स्टेटमेंट आ रहा है बाजरा के लिए जो है हल्की और दोमट सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर बाजरा क्रॉप का प्रोडक्शन करना है तो कैसी सॉइल हमारे पास होनी चाहिए? दोमट और हल्की सॉइल होनी चाहिए। बुंदेलखंड किसके लिए फेमस है? तो बुंदेलखंड में मोन्टा टाइप की मिट्टी पाई जाती है। बुंदेलखंड, ये मिट्टियों से क्वेश्चन श्योर आपको देखने को मिलेगा किसमें? यूपी आरओ एआरओ के एग्जाम में। और सॉइल का एक मैं चैप्टर अलग से करवा दूंगा, जिसमें आपका सॉइल से रिलेटेड कोई भी टॉपिक रहेगा तो वो कंप्लीट करवा देंगे। सॉइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। फिर उसके बाद है बाजरा। बाजरा जो है वो हल्की और दोमट सॉइल में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। बुंदेलखंड में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मोन्टा मिट्टी पाई जाती है। मैं इसको एक बार इरेज करके बता रहा हूँ। बुंदेलखंड में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मोन्टा मिट्टी बुंदेलखंड में। बघेलखंड में लाल मिट्टी, और लाल मिट्टी मिर्जापुर में भी पाई जाती है। लाल मिट्टी मिर्जापुर और बघेलखंड में पाई जाती है। नाइट्रोजन, कार्बनिक पदार्थ और पी फॉर फास्फोरस, या एन फॉर नाइट्रोजन लिखा हुआ है। कार्बनिक पदार्थ और पी फॉर फास्फोरस की कमी होती है किसमें? मोन्टा मिट्टी में नाइट्रोजन, कार्बनिक पदार्थ और फास्फोरस की कमी होती है। मोन्टा मिट्टी जो है विंध्य के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है और बुंदेलखंड में भी पाई जाती है। मोन्टा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो मोन्टा मिट्टी विंध्य के पहाड़ी क्षेत्रों में और बुंदेलखंड में पाई जाती है। अब यहाँ से ये देख लेते हैं, पीएम कुसुम योजना हो गया। भारत माला परियोजना, ये आपके 2017-18 में स्टार्ट की गई थी। नई सड़कों को बनाना इसका टारगेट है और अधूरी सड़कों को पूरा करना इसका क्या है? टारगेट है। नई सड़कों को भी बनाया जाएगा और जो अधूरी सड़कें हैं उनको भी फिर से बनाया जाएगा। तो बघेलखंड में यहाँ पे बात करते हैं सारी भारत माला परियोजना 2017-18 में शुरू की गई। इसका टारगेट क्या है कि जो अधूरी पड़ी सड़कें हैं उनको भी कंप्लीट किया जाना है और नई सड़कों का भी निर्माण किया जाना है। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? डीजल और कैरोसिन पे तथा लाइट बेस्ड जो एग्रीकल्चर क्रॉप होती हैं उनको कम किया जाना, उसकी निर्भरता को कम किया जाना और लोगों को पंपिंग सेट प्रोवाइड किया जाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन किया जा सके। फिर यहाँ बाजरा जो है हल्की और दोमट सॉइल मिट्टी में होता है। बाजरा का प्रोडक्शन हल्की दोमट मिट्टी में होता है। बुंदेलखंड में मोन्टा मिट्टी पाई जाती है। और मोन्टा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? विंध्य क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर बघेलखंड में लाल मिट्टी पाई जाती है, साथ ही साथ मिर्जापुर और सोनभद्र में भी लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, मिर्जापुर और सोनभद्र में भी लाल मिट्टी जो है वो पाई जाती है। और लाल मिट्टी में किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन, कार्बनिक पदार्थ, फास्फोरस की कमी होती है। किस किस की कमी होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों की इसमें कमी पाई जाती है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि जोगनी। जोगनी कहाँ का फेमस डांस फॉर्म है? तो जोगनी अवध का है। ऐसे ही कट घोगड़ा की बात करते हैं तो कट घोगड़ा कहाँ का? पूर्वांचल का है। ख्याल बुंदेलखंड का है। महोबा जो है वो 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। किसने? 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, तो वो महोबा ने किया है। अभी रिसेंटली एक महोबा के नाम से सॉन्ग भी आया था, महोबा दौड़ते आ गए। तो ये महोबा जो है वो 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन महोबा में किया है। किसने किया है? नितिन गडकरी जी ने किया है। किसने? नितिन गडकरी जी ने किया है। उसके बाद आ जाते हैं जो है परधौनी। परधौनी ये जो है वो कहाँ की है? बैगा जनजाति। परधौनी किसको फॉलो करती है? बैगा जनजाति। आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, परधौनी। मैंने ऐसे भी याद कर लिया है कि परधौनी का रिलेशन किससे? बैगा से है। शैला, रीना, ददरिया गोंड के द्वारा किया जाने वाला डांस है। शैला, रीना और ददरिया। परधौनी डांस कौन करती है? तो बैगा कम्युनिटी है वो करती है। परधौनी डांस कौन करती है? बैगा कम्युनिटी करती है। शैला, रीना, ददरिया ये गोंड के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? गोंड के द्वारा किया जाता है। शैला, रीना और ददरिया। फिर यहाँ से बात हो रही 3500 करोड़ रुपए जो है चित्रकूट से झांसी के लिए जो बनाया गया है
झांसी से चित्रकूट के लिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जा रहा है उसके लिए कितने बजट का एलोकेट किया गया है? 3500 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है झांसी से चित्रकूट के लिए। फिर जनसंख्या परिवर्तन जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? पहले उसमें जन्म प्लस अप्रवासन, मतलब जितने अप्रवासी हैं और जन्म जितनों का हुआ है वो ऐड कर लेते हैं, माइनस मृत्यु प्लस उत्प्रवास। ये आपको फॉर्मूला एज इट इज याद कर लेना है कि जन्म प्लस अप्रवासन जरूर कैलकुलेट करते हैं उसमें। ये मत आप अप्रवासी का मतलब ये नहीं है कि आपने जो प्रवासी नहीं उनको छोड़ दिया, उनको भी ऐड करना है। जितनों का जन्म हुआ वो और जितने जो है अप्रवासी हैं उनको उनका सम माइनस किसमें से कर देना है? डेथ, जितनों की मृत्यु हो गई है, और उत्प्रवास जितने लोग यहाँ से जा चुके हैं उन सबको ऐड कर दिया जाता है और माइनस कर देने किससे? जन्म प्लस अप्रवासन से। तो ये जनसंख्या परिवर्तन का फॉर्मूला हो गया। फिर जनसंख्या परिवर्तन के कारक कौन कौन से हो सकते हैं? जन्म मृत्यु और प्रवासन, यही उसके कारक होते हैं। जन्म मृत्यु और प्रवास जो है जनसंख्या परिवर्तन के 3 कारक हैं। 3 फैक्टर कौन कौन से? जन्म मृत्यु और प्रवासन। जनसांख्यिकी में कौन कौन से फैक्टर होते हैं? तो जन्म मृत्यु लिंग अनुपात जीवन प्रत्याशा और प्रवास दर शामिल है। किसमें? जनसांख्यिकी में। जनसांख्यिकी की अगर बात करते हैं तो उसमें एक बारी पहले यहाँ से स्किप करके ये जो ऊपर के पॉइंट हैं इनको मैं कवर कर लेता हूँ, अदरवाइज फिर इस साइड में आना पड़ेगा। जैसे ये रहा आपका मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह किसने किया, कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था उडगुलान। मुंडा विद्रोह को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उडगुलान या महान हलचल के नाम से जानते हैं। उडगुलान या फिर उलगुलान या महान हलचल के नाम से मुंडा विद्रोह को जानते हैं। और इसका नेतृत्व किसने किया था? आई थिंक मदारी पासी ने किया था। एक बारी मुझे कंफर्म करके बताइएगा। और ये जो चीज़ें लिख रखी हैं मैंने HDI रैंक, ये सब नहीं आएंगी क्योंकि ये करंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो मैं इसको अभी कट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है मैं कट कर दे रहा हूँ, ये चीज़ें नहीं आएंगी। बाकी जो नेक्स्ट सेशन था अपना, नेक्स्ट शीट पे हम लोग चल रहे थे, जहाँ पे आ गए थे जनसांख्यिकी वाला। जनसांख्यिकी के फैक्टर कौन कौन से हैं? तो जन्म मृत्यु लिंगानुपात जीवन प्रत्याशा और प्रवास दर इसमें शामिल है। जन्म मृत्यु लिंगानुपात जीवन और प्रवास दर किसमें? जनसांख्यिकी में शामिल की जाती है। फिर लौंग जो है वो मोएंटेसी कुल का पौधा है, जिसे हम लोग कैरियोफाइटा का प्लांट भी कहते हैं, यूजना कैरोफाइटा का प्लांट भी कहते हैं। लौंग बेसिकली पूछा जाता है किस कुल का पौधा है, तो ये बताना पड़ेगा। ये आपका मेंटेसी कुल का पौधा है और इसको किस नाम से जानते हैं? यूजिना कैरियोफाइटा के नाम से जानते हैं। बेंजीन में 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? तो 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। झूठे फल की अगर बात करते हैं तो कौन कौन से? काजू सेब लौकी। कौन कौन से? काजू सेब लौकी जो है वो झूठे फल में आते हैं। ऐसे ही अंगूर मक्का और आम भी किस कैटेगरी में अंगूर मक्का और आम जो है वो सत्य फल में आते हैं। यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है, यहाँ पे ये रहा सच्चा फल। सच्चे फल कौन कौन से? अंगूर मक्का और आम होते हैं। जबकि झूठे फल की अगर बात करते हैं तो कौन कौन से होते हैं? काजू सेब और लौकी होते हैं झूठे फल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पार्किंसंस में नोबेल प्राइज अरविंद कार्लसन को दिया गया। पार्किंसन क्या होती है? माइंड से रिलेटेड डिजीज होती है। इसके लिए नोबेल प्राइज किसको दिया गया? तो कार्लसन को दिया गया था, अरविंद कार्लसन को दिया गया था। एंड ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तंत्रिका रिलेटेड बीमारी है। इसमें कंपकपी होने लगती है, बॉडी में क्या होने लगती है? थ्रिलिंग होने लगती है, कंपकपी होने लगती है। भारत में 12 ब्लू फ्लैग पोस्ट हैं। कितने ब्लू फ्लैग पोस्ट हैं भारत में? टोटल ब्लू फ्लैग पोस्ट की अगर बात करते हैं तो कितने हैं? 12 हैं। ब्लू फ्लैग पोस्ट कितने हैं भारत में? 12 हैं। यूएई ने अपना पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र लगाया है। सबसे पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किसने लगाया? तो यूएई ने लगाया है। रिसेंटली यूएई ने अपना पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र लगाया है। फिर राजमाता विजयराजे सिंधिया के बर्थडे पे मोदी ने 100 रुपए का सिक्का लॉन्च किया है। राजमाता विजयराजे सिंधिया की जो विजयराजे सिंधिया के बर्थडे पर नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए का कॉइन लॉन्च किया? तो 100 रुपीज का कॉइन लॉन्च किया है। HDFC ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। ई किसान धन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लीजिएगा। HDFC बैंक ने कौन सा
किसान ऐप लॉन्च किया? तो ई किसान धन ऐप लॉन्च किया HDFC ने। इसके बाद आते हैं, देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना 1904 में की गई थी, अब जो कि अब झारखंड में है। गोल्डन लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देवघर में 1904 में की गई थी। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि देवघर की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देवघर की स्थापना की गई थी 1904 में। बिहार में पहले की गई थी, जो बिहार से अब झारखंड टूट के बन गया है। तो ये जो आपका गोल्डन लीग जो है वो कहाँ चला गया है? अब झारखंड में चला गया है, जिसकी स्थापना 1904 में बिहार में की गई थी। नेक्स्ट है चीनी मिट्टी हाइड्रेट एल्यूमिनियम सिलिकेट क्रिस्टलीय खनिज है। चीनी मिट्टी हाइड्रेट कैसा है? एल्यूमिनियम सिलिकेट का क्रिस्टलीय खनिज होता है। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? काओलिन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग काओलिन कहते हैं, किसी चीनी मिट्टी हाइड्रेट, जो कि एल्यूमिनियम सिलिकेट क्रिस्टलीय का एल्यूमिनियम सिलिकेट क्रिस्टल खनिज होता है। इसे हम लोग काओलिन के नाम से जानते हैं। और काओलिन क्या होता है? सफेद फास्फोरस पाउडर है। काओलिन क्या होता है? सफेद फास्फोरस का पाउडर होता है काओलिन। फिर इसके बाद आता है ललितपुर। ललितपुर किसके लिए फेमस है? हेमेटाइट और रॉक फास्फेट के लिए फेमस है। ललितपुर किसके लिए फेमस है? हेमेटाइट और रॉक फास्फेट के लिए। ललित मतलब हेमेटाइट का मतलब होता है एक तरीके से आयरन, और रॉक फास्फेट के लिए भी ये फेमस है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ललितपुर किसके लिए फेमस है? हेमेटाइट और रॉक फास्फेट के लिए। नेक्स्ट है इलाहाबाद। इलाहाबाद किसके लिए फेमस है? कांच और रेत के लिए। यहाँ से खनिज रिलेटेड मिनरल, यूपी का जीके है ये, मिनरल से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा मिनरल कहाँ पे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। जैसे मैं बात करता हूँ अगर हेमेटाइट और रॉक फास्फेट की, तो वो आपको मिलेगा ललितपुर में। इलाहाबाद में आपको मिलेगी कांच की रेत मिलती है इलाहाबाद में। बनारस में क्या मिलती है? सिलिका रेत। दोनों क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस है। कांच की रेत मिलेगी तो आपको इलाहाबाद में, और सिलिका रेत आपको मिलेगी बनारस में। बांदा में क्या मिलती है? बांदा में बॉक्साइट और गेरू के लिए फेमस है। बांदा जो है बॉक्साइट और गेरू के लिए फेमस है। और उसके बाद अगर बात करते हैं सिलिका रेत की, तो बनारस में भी फेमस है, साथ ही साथ झांसी और इलाहाबाद में भी मिलती है देखने को। साथ ही साथ झांसी और इलाहाबाद में भी देखने को मिलती है क्या? सिलिका रेत। बनारस के साथ झांसी और इलाहाबाद में मिलती है। यूपी में पहला चीनी मिल 1903 में लगाया गया था। एशिया का सबसे बड़ी चीनी मिल जो है खतौली में 1933 में स्थापित की गई थी। एशिया की जो सबसे बड़ी चीनी मिल है वो खतौली में स्थापित की गई थी 1933 में। और हरदुआगंज को क्या कहते हैं? कासिमपुर पावर हाउस कहते हैं। हरदुआगंज स्टेशन को हम लोग कासिमपुर पावर हाउस के नाम से जानते हैं। खतौली की स्थापना कब की गई थी? तो खतौली मिल की स्थापना 1933 में की गई थी। एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल है ये। बॉक्साइड, चूना पत्थर और कोयले के लिए कौन फेमस है? तो सोनभद्र फेमस है। ये देखिए छोटा पॉइंट लिखा हुआ है, दिखा दे रहा हूँ, रेड पेन से आपको दिख रहा होगा। बॉक्साइड, चूना पत्थर और कोयले के लिए, यहाँ से देख लीजिए ये वाला पॉइंट। बॉक्साइट, चूना पत्थर और कोयले के लिए कौन फेमस है? सोनभद्र हो गया। फिर इसके बाद खतौली 1933 में स्थापना की गई। हरदुआगंज को हम लोग कासिमपुर पावर हाउस के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। अच्छा, खतौली चीनी मिल को हम लोग त्रिवेणी चीनी मिल के नाम से भी जानते हैं। ये भी पॉइंट नोट करने वाला है कि खतौली मिल को ही कभी कभी चेंज करके नाम आया था त्रिवेणी चीनी मिल, तो खतौली चीनी मिल को ही बोलते हैं। 1933 में इस्टेब्लिश किया गया था। फिर विंध्याचल थर्मल प्रोजेक्ट जो है किसके सहयोग से लगाया गया था? तो ये आपके USSR रूस के सहयोग से लगाया गया था। कौन सा? विंध्याचल थर्मल पावर किसके सहयोग से लगाया गया था? रूस के सहयोग से लगाया गया था, मध्य प्रदेश में। रूस के सहयोग से कहाँ लगाया गया था? मध्य प्रदेश में लगाया गया था विंध्याचल थर्मल प्रोजेक्ट। फिर अब बात करते हैं नदवा तुलमा। 1894 में लखनऊ में गफ्फार खान इसके संस्थापक थे। नदवा तुलमा की अगर बात होती है 1894 में, नदवा तुलमा 1894 में लखनऊ में, ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया? तो लखनऊ में। और इसके फाउंडर कौन थे? तो ये थे आपके गफ्फार खान। मोहम्मदन शैक्षणिक सम्मेलन 1896 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में स्थापना की थी। किसकी? मोहम्मदन शैक्षणिक सम्मेलन की स्थापना 1896 में की गई थी। वहीं नदवा तुलमा की स्थापना कब की गई थी? तो लखनऊ में की गई थी 1894 में। की किसने थी? तो गफ्फार खान ने की थी। मोहम्मदन शैक्षणिक सम्मेलन की स्थापना 1896 में
अलीगढ़ में की गई थी, सर सैयद अहमद खान ने की थी। वहीं पर दारुल उलूम की बात करते हैं तो ये 1867 में स्थापना की गई थी सहारनपुर में। किसने की थी? आबिद हुसैन जी ने की थी। आबिद हुसैन ने दारुल उलूम की स्थापना की थी सहारनपुर में। फिर रहनुमाई मजदासन सभा की स्थापना ये सबसे पहले बना था 1851 में। और रहनुमाई मजदासन सभा ये आपकी कहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी? मुंबई में। किसने की थी? फरदोंजी नौरोजी ने इसको इस्टेब्लिश किया था। किसने? फरदोंजी नौरोजी ने इस्टेब्लिश किया था किसको? मजदासन, रहनुमाई मजदासन सभा को। फिर बरकतुल्लाह का नाम भोपाल विश्वविद्यालय हो गया था, जो अब मध्य प्रदेश में। बरकतुल्लाह का नाम भोपाल विश्वविद्यालय हो गया। बरकतुल्लाह जो विश्वविद्यालय है उसका नाम क्या हो गया? भोपाल विश्वविद्यालय कर दिया गया, जो कि अभी कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। बरकतुल्लाह इसका नाम कर दिया गया किसका? भोपाल विश्वविद्यालय का, जो कि अभी मध्य प्रदेश में है। बरकतुल्लाह का नाम भोपाल विश्वविद्यालय हो गया, यानी पहले इसको बरकतुल्लाह के नाम से जाना जाता था, भोपाल विश्वविद्यालय को। फिर नेक्स्ट सेशन पे नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट है कि बुनियाद 2018 में न्यू दिल्ली में शुरू की गई। उसने 8 छात्रों को टारगेट करते हुए श्रेष्ठ योजना 2020 में एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए श्रेष्ठ योजना चलाई गई थी। और ये है किसके द्वारा चलाई गई थी? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाई गई थी, ताकि SC ST को पावर दी जा सके, स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया गया था। कौन सी? श्रेष्ठ योजना 2020 में चलाई गई थी। एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए किसने चलाई थी? तो ये चलाई थी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने, SC ST के को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए और उनकी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए। नेक्स्ट है कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान, ये कहाँ पे है? तो आपका ये केंद्रीय पक्षी अनुसंधान बरेली में देखने को मिलेगा। 2021 में भारत का पहला पेपरलेस बजट किसने दिया था? तो 2021 में भारत का पेपरलेस बजट किसने दिया था? सॉरी, 2021 में किसने दिया नहीं था। 2021 में भारत का पहला पेपरलेस बजट आया था, मतलब इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर उसके बाद 2017-18 में पिंक आर्थिक सर्वेक्षण कहा जाता है। 2017-18 के बजट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पिंक आर्थिक सर्वेक्षण के नाम से जानते हैं। पिंक आर्थिक सर्वेक्षण के नाम से 2017-18 के बजट को हम लोग जानते हैं। फिर 2025 करोड़ समग्र शिक्षा अभियान, कम्युनिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे। समग्र शिक्षा अभियान भी कब आया? तो 2017-18 में आया। साथ ही आपका पिंक आर्थिक सर्वेक्षण भी 2017 में आया। और बात करते हैं समग्र शिक्षा अभियान, तो ये भी आपका 2017-18 में। इसके बाद आता है कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये कब आया? 2000। ये आपका जो 13-14 लिखा है, बेसिकली इसका मीन्स है 2013-14, ठीक है। आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये 13-14 क्या है। तो ये कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कब लगाया गया था? कब आया था कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स? तो ये आपका आया था 2013-14 में। अब आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आई थिंक। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास ये वीडियो शेयर करने की मेरे ऊपर जो है एक तरीके से कोशिश करें, ताकि मैक्सिमम लोग इस वीडियो से जुड़ पाएँ और अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने की बेस्ट अप्रोच उन लोगों के पास भी पहुंच जाए। तो यहाँ पे अब फिनिश करते हैं अपना ये वाला सेशन। फिर इसके बाद और भी सिनॉप्सिस के वीडियो मैं लाऊंगा। ये मेरा तीसरा वीडियो है सिनॉप्सिस का। और भी 3-4 वीडियो आएंगे जिसमें आपको A to Z एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट ही दिया जाएगा और काफ़ी कम टाइम में आप अच्छे मार्क्स अचीव कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।